हेलो एवरीवन। आज हम लोग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पार्ट है और ये कंक्लूड है, मतलब ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक, तो इसको करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, शुरुआत वहाँ से करी हमने। इसकी क्या फेजेस थे, है ना, उसको हम लोगों ने समझा। क्या इसका थॉट प्रोसेस रहा है, उसको हम लोगों ने देखा। अब इसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा और एक तरीके से और इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नेंस, है ना। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है जेंडर ऑफ गवर्नेंस। जेंडर ऑफ गवर्नेंस मतलब जो शासन है, मतलब एक तरीके से आप ये देखिए कि बात यहाँ पे हो रही है, जो फेमिनिस्ट जो एक ये थॉट है, ये बात इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि जो शासन है, शासन के अंदर किस तरीके से जो मैस्कुलिन थॉट है वो जो है बहुत प्रोमिनेंट है, उसको इन लोगों ने समझाया है। तो इन्होंने कहा है कि देखिए, मैंने इसमें नोट्स हैं, ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट है जैसे पब्लिक पॉलिटिकल डोमेन हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय मैन। मेन बात ये है, मुद्दा जो इस बात का है, जो मैं कल भी आप लोगों को, जो मेरा जो लास्ट वीडियो था इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी मैंने बताया था, प्रधानपति है ना, लिखा जाता है जैसे, और उसका जो गांव में जो सरपंच बनती है या जो प्रधानमंत्री ये बनती है, उसका बेटा है, उसका पुत्र चलाते हैं। तो ये क्या है, पब्लिक पॉलिटिकल डोमेन ज़्यादातर जो है ये मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, ये जो मेल डोमिनेंस है ये नॉर्मल बात है, इसको हम लोग एक अलग वैसा नहीं देखते कि अरे ये क्या हो गया या ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर ऐसे कुछ राय पक्ष विपक्ष ऐसा होता ही नहीं है। अगर कहीं पर इस तरीके की बातें हैं तो उसको हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं, और ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है। मतलब ये एक भारत देश की बात नहीं है, मतलब ये जो कंसेप्ट है, हालांकि ये वेस्ट का कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको अगर भारत के संदर्भ में भी देखें तो यहाँ पे भी इस चीज़ की आपको इस बात के उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद देखिए, फिर आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स परसीव्ड एज एन एरेना ऑफ मेल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स को यही माना गया है कि ये देखिए, ये जो है ये एक मेल डोमिनेंस का एक हिस्सा है, और ये कहा गया है कि राजनीति जो है वो सिर्फ मर्दों का काम है, राइट। इस तरीके से समझा गया है। इस बात को याद रखिएगा, ये जो चीज़ें आ रही हैं, जो हम समझ रहे हैं, ये वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिन चीज़ों को समझ रहे हैं। प्राइवेट और पर्सनल रीम सीन एज ए स्फीयर रिजर्व फॉर वुमेन। औरतों के लिए रखा गया कि वो जो घर संभालने का काम है वो औरतों का काम है, बाहर का जो काम है वो पुरुषों का काम है। लेकिन इसके ऊपर एक तरीके से री इवेल्युएशन की जो बात शुरू हुई वो हुई 20वीं शताब्दी का जो लास्ट था, उसमें इस बात के एक तरह से खिलाफ बातें उठने लगी और लोगों ने इस चीज़ को समझा, औरतों ने इस चीज़ को समझा। इन्होंने कहा कि दे आर्ग्यूड दैट प्राइवेट स्फीयर वाज इन फैक्ट अ प्राइमरी साइट ऑफ पावर रिलेशन एंड ऑफ जेंडर्ड इनइक्वालिटी। इन्होंने बोला कि ठीक है, प्राइवेट स्फीयर वो उसका पार्ट है, मतलब वहाँ पे औरतें काम करती हैं, और यही वो बात है कि पावर रिलेशन किस तरीके से चेंज होते हैं और किस तरीके से पावर आदमी की तरफ ज़्यादा बैठती है ना। और यहीं पे बात साबित होती है जेंडर इनइक्वालिटी की जो बात है ना। घर के अंदर उस चीज़ का सबसे ज़्यादा पता चलता है, या जो प्राइवेट एक्टिविटी, ठीक है, मतलब जो घर के काम है उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, इस तरह से। पर्सनल सर्कमस्टेंसेज आर स्ट्रक्चर्ड बाय पब्लिक फैक्टर्स। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश करी है कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटी है वो हालांकि है तो बाहर की, राइट, है तो वो बाहर की, मतलब एक तरीके से घर के बाहर, मतलब वो पुरुषों का काम है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो घर की जो काम है और घर की जो जीवन है उस पर बहुत पड़ता है। लीगल स्टेटस ऑफ वाइफ बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो औरतों का मतलब एक जो स्त्री का जो सम्मान है या स्त्री का जो लीगल स्टेटस है पत्नी का, वो सरकारी जो उसकी जो नीतियां हैं उनके द्वारा तय किया जाता है। चाइल्ड केयर है, उसके ऊपर सरकार कानून बनाती है। लेबर लॉज जो हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, उसके ऊपर सरकारी कानून है, ठीक है ना। अबॉर्शन के जो लॉज हैं उस पर सरकारी कानून है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअली, जो इसका ऊपर का पॉइंट को इससे आप रिलेट कीजिए कि पर्सनल मतलब जो घर का जो स्थिति है, हम कहते हैं कि वो घर में जो काम हो रहा है वो स्त्री कर रही है, राइट। और जो बाहर का काम है, पॉलिटिक्स या घर के बाहर की चीजें हैं, वो किससे जुड़ी हुई हैं, वो मर्दों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन घर के अंदर भी एक महिला की जो स्थिति है
वो डोमिनेट कैसे होती है? वो डोमिनेट होती है बाहर की एक्टिविटी से, और बाहर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कौन है? पुरुष इन्वॉल्व है। तो ये इस तरीके से इन्होंने लिंकेज करने की कोशिश करी है कि एक्चुअली तो हर तरफ जो एक तरह से डोमिनेंस है वो मेल का डोमिनेंस हो रहा है, राइट? इन्होंने इस तरह से इसको समझाया है। तो इसका मतलब है पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड बाय पॉलिटिकल मींस, एक्चुअली, है ना। अबॉर्शन एक बहुत ही क्या बोलते हैं, प्राइवेट अफेयर है, राइट? लेकिन किस तरीके से, कितने महीने तक वो लीगल है, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे तय की गई हैं? वो सरकार के द्वारा तय की गई हैं। मैरिज एक प्राइवेट अफेयर है, ठीक है। ये बातें जो हैं, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, होनी चाहिए। ये मैं फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, जो इन्होंने तर्क रखे थे, ठीक है। और वो सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं, वो तय कैसे की जाती है? सरकार के द्वारा, या फिर कह लीजिए पुरुषों के द्वारा, इनका जो मत है। सो जेंडर इज अबाउट पावर। तो इन्होंने कहा कि जो जेंडर का अर्थ है वो पावर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो जेंडर ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस पावर एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस। अब ये तो सिर्फ घर की बातें हैं, जहां पर कहा गया कि वो सिर्फ स्त्रियों का दायरा है, वहां पे भी जो है पार्टी पॉलिटिक्स हुई मर्दों के द्वारा। तो जो कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि प्रशासन, जैसे कि शासन, वहां पर भी तो मेल डोमिनेंस है। इनके कहने का तात्पर्य पूरा का पूरा यहां पर ये था, करेक्ट। देखिए टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसके बाद आता है गवर्नेंस ऑफ जेंडर। हमने अभी करा है क्या? जेंडर ऑफ गवर्नेंस, है ना। मतलब शासन भी एक तरीके से मैस्कुलिन है, और यहाँ पे क्या है? गवर्नेंस ऑफ जेंडर। जेंडर जो होता है उसका शासन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से वो प्रभावित है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मेल बायस है, राइट। अ जेंडर्ड हायरार्की प्रोड्यूसेस इनइक्वालिटी एंड असाइंस डिफरेंट चांसेस टू मैन एंड वुमेन। अब इन्होंने प्रशासन के अंदर बात करी है, ठीक है। प्रशासन के अंदर किस तरीके से जेंडर जो है वो शासित होता है, एक तरह से प्रभावित होता है। इन्होंने समझाया कि देखिए प्रशासन जो है वो भी एक तरीके से मेल डोमिनेंस है या इन्फ्लुएंस है इन सब से, इन बातों से। और वहाँ पे जो पूरी हायरार्की और ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हो गई हैं, उसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है, और इनइक्वालिटी के द्वारा ये तय किया जाता है कि जो मेन और वुमेन हैं उनको अलग अलग मौके दिए जाएं। ये बात हो रही है कब की? इन द लेटर ऑफ 20th सेंचुरी इन वेस्ट एंड इन सब पार्ट्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। आज के हिसाब से स्थितियां बदल गई हैं, बट येस देयर आर सम इश्यूज, है ना। आज भी चीज़ें कुछ हैं जिन्हों और ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम लोग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एट द इनिशियल स्टेजेस, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? चांसेस अलग अलग होते हैं, और इससे क्या होता है? विमेन आर ओप्रेस्ड, राइट। इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्चुअली लीडरशिप जो है एक तरीके से उसका वो पूरा का पूरा कल्चरली वो मैस्कुलिन है। जब हम प्रशासन की बात करते हैं, डीएम की बात करते हैं, तो उस समय पे मतलब एक तरीके से आप पुरुष को आप कल्पना में वो करते हो, ठीक है ना। अब देखिए वर्किंग वुमेन है कोई भी, चाहे वो छोटी है चाहे कोई बड़ी पोस्ट पे है, ठीक है, वो घर का काम भी करेगी, हाँ, वो होम मेकर भी है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट का काम भी कर रही है, लेकिन उसको फिर भी जो लोअर ब्यूरोक्रेटिक रैंक है वहां तक सीमित करके जानबूझ के रखा जाता है, ठीक है। वो कॉम्पिटेंट है, बल्कि वो डबल कॉम्पिटेंट है। शी इज मैनेजिंग हर हाउस, शी इज मैनेजिंग हर जॉब, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं जिससे कि वो ऊपर ना पहुंच पाए, ठीक है। इसको यहां समझाने की इन्होंने प्रयास किया। एक्सक्लूजन ऑफ ऑल बट ए फ्यू एक्सेप्शनल वुमेन फ्रॉम पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। कोशिश ये की जाती है कि औरत ऊपर तक ना पहुंचे, ठीक है। कुछ ही होती हैं जो ऊपर तक पहुंच पाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो जॉब्स होती हैं वहां तक जा पाती हैं अथॉरिटेटिव जॉब्स में। अ फेमिनिस्ट अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंटेल्स क्वेश्चनिंग ऑफ दिस बाउंड्रीज। तो हम प्रशासन के अंदर, प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि किस तरीके से जॉब्स या किस तरीके से जो चांसेस हैं वो मैन और वुमेन में इक्वल है या अनइक्वल है, और उनको इन पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा ये समझने के बाद ये कोशिश करते हैं कि उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे कि हर चीज़ बराबर हो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद प्रशासन में किस तरीके से चीज़ें होती हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है, राइट। अब देखिए पैरामीटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के अंदर अगर हम जेंडर की बात करें तो उसके मानक क्या होंगे समझने के, ठीक है ना। इसमें इन्होंने दो तरीके से समझाया है, एथिक ऑफ जस्टिस और एक्सपर्टीज, है ना। मतलब प्रशासन के अंदर जो है किस तरीके से जेंडर को प्राथमिकता दी गई है
है ना। और उसके मानक कैसे, देखिए सबसे पहली बात है एथिक ऑफ जस्टिस। जस्टिस न्याय, लेकिन ये जो न्याय है इसके आगे मैंने लिखा हुआ है डिटैच्ड एंड डिस्पैशनेट व्यू। यहाँ पे जो बात है जैसे कि कानून अंधा होता है, एक बहुत ही न्यूट्रल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिटैच्ड कंसेप्ट है, इमोशनलेस, बिल्कुल इमोशनलेस, ठीक है। तो इसके ऊपर हम समझते हैं। तो फेमिनिस्ट इसके बारे में क्या कहती हैं, राइट। फेमिनिस्ट आर्ग्यू टू इंक्लूड एथिक ऑफ केयर। वो कहती हैं कि एथिक ऑफ जस्टिस इज ओके, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ में इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। फेमिनिस्ट ने ये नहीं कहा है कि आप चीज़ों को बदल दो, है ना। फेमिनिस्ट ये कह रही है कि आप चीज़ों में ये जो कुछ है, जो है सिस्टम, उसमें आप कुछ नए पर्सपेक्टिव को ऐड कीजिए। तो इन्होंने कहा एथिक ऑफ केयर को आप ऐड कीजिए। टू इन मॉरल रीजनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, वो कहती हैं कि एथिक ऑफ जस्टिस बिल्कुल ठीक है, न्याय सही है, लेकिन एक स्त्री जो है जिस प्रकार से वो अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी प्रकार से वो शासन प्रशासन के अंदर भी केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से केयर, क्योंकि वो ममतामयी है, उसको माना गया कि वो ममतामयी है, वो घर को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। इसी तरीके से वो अपना जो उसकी एक उसकी जो प्रवृत्ति मानी गई है ना, उसके द्वारा वो शासन के अंदर और अच्छे तरीके से काम कर सकती है, विद मोर पैशन, विद मोर सेंसिटिवनेस, राइट। फिर देखिए, इट इज क्लेम्ड दैट वुमेन्स एक्सपीरियंसेस एज मदर्स विद इन प्राइवेट स्फीयर्स प्रोवाइड देम विद सर्टेन इंसाइट एंड कंसर्ट्स विच आर वैल्यूएबल टू द पब्लिक स्फीयर। क्योंकि एक माँ के रूप में वो जो काम करती है और वो जो समझती है घर के अंदर, या एक बहन के रूप में, बड़ी बहन जो होती है वो छोटे, उसका अगर भाई है, छोटी बहन है, तो वो अपने आप ही उसकी माँ बन जाती है। वो जो है ना, उसमें एक इंस्टिंक्ट, जो एक जनरलाइजेशन, एक परसेप्शन है ना, तो वो जो चीज़ है, तो उसका जो एक ये सॉफ्ट साइड है, ये प्रशासन में बहुत काम आ सकता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है किरण बेदी जी। तिहाड़ जेल की वो एक तरीके से हेड बनी थी, और उसके बाद उन्होंने तिहाड़ जेल का जो परिवर्तन किया है, ये हमारे सबके सामने बात है, राइट। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इन कैरोल गिलिगन्स व्यू, इन्होंने समझाया कि वुमेन हैव अ डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ मोरालिटी। इन्होंने बोला कि देखिए, स्त्री जो है वो मोरालिटी को अलग तरीके से समझती है, मोरालिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर एज मैन हैव ए मोरालिटी ऑफ राइट। वो कहती है कि जो मोरालिटी का जो कंसेप्ट है ना, नैतिकता जो है, स्त्री के लिए जो नैतिकता है वो जिम्मेदारी मान के चलती है। और जो पुरुष है वो मानता है नैतिकता का मतलब उसके अधिकार से, मतलब दोनों का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है। इन द व्यू ऑफ कैरोल गिलिगन, दे बिलीव्ड, फेमिनिस्ट बिलीव्ड, रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ डिफरेंट वॉइस इज क्रूशियल टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। वो कहती हैं कि देखिए, अगर हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि बात ये कैसे हुई है, अब इसको हम फर्स्ट जो हमने करा था कल, मतलब जो लास्ट वीडियो में करा है, उससे जोड़ते हैं। बात क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। अब ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो एंटरप्रेन्योरल एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी बन गई है। सरकार जो है वो कैटालिटिक गवर्नमेंट है। अगर हम लोग चीज़ों को इस तरीके से नहीं समझेंगे कि जैसे कि अभी ये बहुत सारे नए मिशंस चल रहे हैं, हर घर जल मिशन है, ठीक है, ये क्या है, ये सेंसिटिव ही तो बातें हैं सारी की सारी, है ना। जैसे कि स्त्री के लिए जैसे सैनिटरी पैड्स है, ये क्या है, ये सारी की सारी उसकी वही तो बातें हैं। एक तरीके से सिस्टम के अंदर स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना, वो यही बात है कि हमने पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को जो है एक तरीके से अलग परसेप्शन से हमें चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। एथिक ऑफ केयर इज इक्वल टू इमोशनल रिलेशनशिप, मतलब जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी बात करती है न्यूट्रलिटी की, इमोशन क्या बोलते हैं, फैक्ट्स की बात करती है, इमोशन लेस है। यहाँ पे बात की गई कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से उस समस्या का समाधान तब कर सकते हैं जब आपके अंदर एम्पैथी होगी, जब आप ये समझोगे कि दूसरा का दुख क्या होता है या दूसरे का सुख क्या है, ठीक है। जैसे होता क्या है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जो पेंशन आती हैं, है ना, मैंने बहुत, मतलब मैं इस चीज़ को एक तरीके से, आप गांव देहात में जाइएगा, बहुत सारी औरतें और बहुत सारे जो मिडल मैन होते हैं, जब पेंशन आती है इनकी बेचारी की, मतलब कुछ 100 रुपये महीना, मतलब कुछ रुपये महीना होती है, ज़्यादा भी नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद भी उसमें से जो बिचौलिया होता है वो पैसे खाता है। आप सोचिए, खाता था, अभी की नहीं है, अभी तो बहुत डिजिटलाइजेशन और सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आप सोचिए, वो व्यक्ति सरकारी व्यक्ति है, जो भी है, ठीक है, और वो जो है उस विधवा भी छोड़िए, वो जो बुजुर्ग महिला है जिसका बेचारी का मतलब कुछ वृद्धा जो पेंशन है वो आ रही है, और उसमें से भी वो कुछ पैसे ले रहा है। तो आप ये सोचिए कि सिस्टम जो है कितना ज़्यादा एक तरीके से कठोर हो गया है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करी है। वही बात यहाँ पे ये कह रही हैं कि इमोशनल रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड बिटवीन सिटीजन, क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हुआ क्या है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम द 1990s, है ना। किस चीज़ का हुआ है कि यहाँ पे सरकार जो है वो फैसिलिटेटर है
है ना, सर्विस प्रोवाइडर है, और जो सिटीजन है ना वो क्लाइंट बन गया अब आपका, वो कस्टमर है, राइट। अब देखिए दूसरी बात इन्होंने करी एक्सपर्टीज की, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, पैरामीटर क्या है, तो इनके क्या थे, जस्टिस के जो पैरामीटर थे उसमें इन्होंने बोला कुछ नई चीजों को ऐड करने की कोशिश करी, राइट, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपर्टीज की बात है, तो एक्सपर्टीज में देखिए विल्सोनियन और ये जो वेबेरियन जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है एक्सपर्टीज का, मतलब हम लोग जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हो, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग क्या उसके कुछ मानक है ना भाई, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है ना, न्यूट्रलिटी, इम्पर्सनैलिटी, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना, कुछ ऑटोनॉमी, या फिर कुछ आप ये देखिए हायरार्की, हम इन सब चीज़ों की तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, वुमेन से बिल्कुल अलग है, हायरार्की और ये सारी की सारी चीज़ें वुमेनहुड के अंदर अलग चीज इन्होंने बताया। वुमेनहुड को माना गया किसके, पैसिविटी, वुमेन को एक तरीके से पैसिव, ठीक है ना, कंप्लायंस, ठीक है ना, अब बात मानना, वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब स्त्री जो होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर एक तरीके से होती है। तो ये जो पैमाने बनाए, इन पैमानों पे क्या पुरुष ज़्यादा खरा उतरता है, ये बात मान के चली गई, ठीक है। और वुमेन क्या है, वुमेन थोड़ी सी पैसिव है ना, या वो एक बात मानने के लिए है ना, ओबीडियंट है ना, या फिर वो थोड़ी सी कमज़ोर है। ये अलग अलग मानक दिमाग में माने गए और उसके हिसाब से ये चीज़ें तय की गई, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या समय जो है, समय के हिसाब से चीज़ों में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। तो न्यू नॉन हायरार्किकल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये होना चाहिए, हायरार्की हो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेमिनिस्ट। नॉन हायरार्किकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हायरार्की पे बहुत ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर हम बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना, विच इज़ ए मोर पार्टिसिपेटरी, जो कि ज़्यादा सहभागिता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है ना, ग्रुप ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे ऑर्डर फ्लो ना हो, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग हो, राइट। तो फेमिनिस्ट जो है ये बिलीव करती है नॉन हायरार्किकल पैटर्न्स में, जिससे कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ उसके अंदर हो सके, ना कि वो जो बाबू है वो सारी जिंदगी के लिए बाबू क्लर्क बन के रह जाए। अभी तो बाबू को लेकर अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, और आज तो एक वो दिन है 14 फरवरी, हालांकि भारत के इतिहास के अंदर तो ये 14 फरवरी एक ब्लैक डे के नाम से हमेशा याद रखा जाना चाहिए, पुलवामा अटैक। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो पाश्चात्य चीज़ों को, पाश्चात्य जो गलत हैबिट्स हैं उनको फॉलो करते हैं, मैं तो गलत ही बोलूँगी क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ें, मैं ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ। वैलेंटाइन डे एंड सो कॉल्ड ये सारी की सारी चीज़ें प्रेम करने के लिए, मतलब हालांकि ये टॉपिक से अलग है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं वीडियो 14 तारीख को बना रही हूँ, तो मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि ये जो है ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं, है ना, तो ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल जो मैं इसको इस वजह से जोड़ रही हूँ इस चीज़ से कि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ होनी चाहिए, नेगेटिव ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इस वजह से 14 फरवरी का जो है वो बोला है, ठीक है, आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा। चलिए, तो फेमिनिस्ट बिलीव इन नॉन हायरार्किकल पैटर्न्स, है ना, नॉन हायरार्किकल पैटर्न मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अंदर, और जिससे कि जो है जो इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ हो सके उसके अंदर, ना कि वो मतलब एक तरीके से बाबू, तो बाबू से मैं लेकर आई थी बाबू, मतलब आज बाबू जो है उसको, बाबू का एक अलग ही व्याख्या हो गई है आजकल, बाबू के लिए अलग ही एक बना दिया, लेकिन बाबू का मतलब जो है उसका लिटरल मीनिंग है वो क्लर्क, राइट। तो जो है वो क्लर्क बन के ना रह जाए, मतलब एक वो होता ना एक जैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ के अंदर या पहले के समय पे जो बाबू होते थे, अभी तो बाबू की व्याख्या ही इन्होंने अलग कर दी है, पता नहीं क्या हो गया है। पहले क्या होता था, बाबू का मतलब है घिसी हुई चप्पल और माथे पे टेंशन की लकीरें, ये होता था बाबू, क्लर्क। तो क्या ग्रोथ हुई, अगर व्यक्ति की ग्रोथ हुई होगी और वो खुश होगा तो क्या वो इस तरीके का व्यवहार करेगा या इस तरीके की उसका हिसाब किताब होगा, नहीं, वो सुखी होगा। यहाँ पे बात ये इसी वजह से इन्होंने करी है, ठीक है। तो अब फिर आता है प्रपोज, ये बात करती हैं किस बात की, फेमिनिस्ट जो है ये कहती हैं कि फ्लेक्सिबल और इगैलिटेरियन जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जहाँ पे सबको समान मौके मिल सकें, राइट। उसके बाद है नीड टू टेक ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स करंट स्टेटस, और जो नीतियों का निर्माण हो वो इस तरीके से हो कि औरतों की जो वर्तमान में जो स्थिति है उसके आधार पे किया जाना चाहिए, एंड रीअप्रेजल ऑफ एथिक्स, एक्सपर्टीज एंड लीडरशिप, और हमको इनमें चीज़ों में भी समझने की आवश्यकता है, इनका भी पुनः मूल्यांकन हमें करना चाहिए, एथिक्स का मूल्यांकन करना चाहिए, एक्सपर्टीज़ का, और लीडरशिप जो स्टाइल है इसका भी हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है आज के समय के अनुसार, करेक्ट। तो देखिए ये था पूरा का पूरा हमारा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में किस तरीके से जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो प्रभावित होता है और प्रशासन उसको प्रभावित करता है।
और इसके अंदर प्रशासन के अंदर किस तरीके से और औरतों से संबंधित जो समस्याएं हैं, औरतों का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की और कितनी आवश्यकता है, हम को इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दोनों पार्ट्स देखिएगा, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नमस्ते।